अब हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध मित्रों, जिसका नाम है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध की मित्रों क्या परिस्थितियां बनी और हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व दोनों पक्षों में, जिसमें मुगल और राजपूत सेनाएं थी, इनकी क्या क्या तैयारियां रही, ये हम इससे पहले के वीडियो में जान चुके हैं। मित्रों, हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है और दोनों सेनाओं के बीच में क्या क्या जो है परिस्थितियां वहां सामने आती है। युद्ध के मैदान में प्रताप ने अपनी सेना को कैसे संभाला और इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, तो मित्रों ये सब जो जानकारी है हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मित्रों, वैसे तो हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो भारतीय इतिहास का ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और हल्दीघाटी के युद्ध की प्रत्येक घटना, प्रत्येक छोटे से छोटा जो तथ्य है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, दोनों सेनाएं जो है वो कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन किसी ने भी पहल नहीं की। अंत में मित्रों 18 जून 1576 की बात है, प्रताप की सेना के अग्रभाग, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पठान, जिसका नाम था हाकिम खां सूर। प्रताप की सेना का हाकिम सेनानायक, जिसका नाम था हाकिम खां सूर, और पहाड़ों से निकलकर जब मुगल सेना पर प्रताप की सेना ने आक्रमण किया तो इस आक्रमण से मुगल सेना का हरावल यानी कि आगे का जो भाग था वो छिन्न भिन्न हो गया। मित्रों, इस आगे के भाग का आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सेना जो थी वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। यहाँ तक कि वाम यानी कि बाएं भाग के जो नियुक्त मुगल सैनिक भी भेड़ों के झुंड की तरह आगे भाग निकले। इस तरह मेवाड़ की सेना का दूसरा भाग जो प्रताप के नेतृत्व में था, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रताप कर रहा था, जब उस मुगल सेना पर आक्रमण किया तो मित्रों मुगल सेना में खलबली मच गई। अच्छे जो मुगल योद्धा थे वो भी युद्ध भूमि से 15-20 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान बचाने को विवश हो गए। मित्रों, राणा और अमर सिंह का भी राणा और मान सिंह, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था, और राणा और मान सिंह का भी आमना सामना इस युद्ध में हुआ। मित्रों, इस युद्ध में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो प्रताप के वार से मान सिंह अपने आप को बचाने में सौभाग्य से ही सक्षम हो पाया, क्योंकि प्रताप का जो वार था बहुत ही भयंकर वार था और इतना हार्ड मित्रों उन्होंने वार किया मान सिंह पर कि मान सिंह के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन किसी तरह से मान सिंह जो था वो प्रताप के वार से बच निकला। हाथियों का युद्ध भी रोमांचक था, जैसे कि मित्रों हम जानते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में हाथियों ने, दोनों पक्षों के हाथियों ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। हाथियों के युद्ध भी इसमें रोमांचक था, जैसे कि प्रथम आक्रमण के बाद मुगल सेना पुनः व्यवस्थित हुई तो प्रताप ने युद्ध को खुले मैदान से हटाकर पहाड़ी क्षेत्रों में मोड़ना चाहा। मित्रों, प्रताप चाहते थे कि मुगल सेना को पहाड़ी क्षेत्रों में फंसाकर फिर युद्ध किया जाए तो मुगल सेना की अपने आप ही हार हो जाएगी। मित्रों, दोनों सेनाओं के भागों को वह अपनी जो प्रताप की जो सेना थी उसके दोनों भागों को एकत्रित कर प्रताप के पहाड़ों की ओर रवाना हुआ। पर तो मुगल सेना जो थी वो अच्छी तरह जानती थी कि अब इस परिस्थिति में प्रताप का पीछा करना सही नहीं है, क्योंकि मुगल सेना जो प्रताप का पीछा करती तो वो पहाड़ों में फंस सकती थी और मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाकर बैठ जाएगी और जब भी मौका मिलेगा मुगल सेना पर आक्रमण करेगी। वास्तव में अगर मित्रों प्रताप का पीछा करती हुई मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र के आंतरिक भाग में पहुंच जाती तो थकी हुई मुगल सेना पर कहर गिर पड़ता, क्योंकि प्रताप की ये पूर्व योजना थी कि मुगल सेना को पहाड़ों में ले जाकर उस पर भयंकर वार किया जाए और एक ही वार से प्रताप मुगलों की जो सेना है उसको मार गिराया जाए। मित्रों, वस्तुतः इस युद्ध पद्धति को जो पहाड़ों में छिपकर जो युद्ध किया जाता है इसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस छापामार युद्ध पद्धति के बल पर मित्रों इतिहास के कई शासकों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है और प्रताप ने भी अपनी सेना की संख्या कम होते हुए भी सीमित संसाधनों के बल पर इस युद्ध पद्धति का सहारा लिया। मित्रों, मुगल सेना जो थी वो राजपूतों के भयंकर वार से पूरी तरह परिचित थी, इसलिए राजपूतों की सेना का पीछा करना मुगलों ने उचित नहीं समझा और वे वापस अपने पड़ाव की तरफ लौट गए।
मित्रों युद्ध का प्रारंभ जो था वो घाटी के मुहाने से हुआ था और यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा था? मिट्टी का रंग था हल्दी जैसा। अब हल्दी जैसा रंग होने के कारण मित्रों इस घाटी के जो क्षेत्र को क्या कहा गया? हल्दी घाटी कहा गया। मित्रों प्रमुख युद्ध जो है वो रक्तताल क्षेत्र में हुआ। इस जो हल्दी घाटी थी उसके पास ही एक खुला मैदान था जिसे क्या कहा गया है मित्रों? जिसे रक्तताल कहा गया। यह क्षेत्र जो है रक्तताल जो क्षेत्र है मित्रों ये कहाँ पड़ता है? ये खमनोर गांव में पड़ता है। इसलिए मित्रों इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मित्रों अबुल फजल जो प्रमुख इतिहासकार हैं, मुगल इतिहासकार, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया। मित्रों युद्ध किसके पक्ष में रहा? इस युद्ध के दौरान मित्रों सब बातों की पहल जो थी वो प्रताप के पास थी। उसने ही मुगलों को अपने चुने हुए स्थान पर युद्ध करने के लिए बाध्य किया। आक्रमण का प्रारंभ भी प्रताप ने ही किया और हाथियों को भी उसने अपने चुने हुए स्थान पर लड़ाया। मैदान से पहाड़ों की ओर युद्ध को स्थानित करने का प्रयास भी किसके द्वारा किया गया? मित्रों प्रताप के द्वारा किया गया। इस तरह देखा जाए तो युद्ध का प्रत्येक पहलू जो था मित्रों, प्रत्येक परिस्थिति जो थी वो प्रताप के हाथ में थी। मित्रों प्रताप हाकिम था। सूर ग्वालियर के रामशाह के नेतृत्व में हुए मेवाड़ी आक्रमण की भयंकरता को स्वयं बदायूं स्वीकार करता है। मित्रों बदायूं जो था इस टाइम में हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है क्योंकि वह मुगल सेना की तरफ वह भी युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आया था। बदायूं का मानना है कि मेवाड़ी आक्रमण जो था बहुत भयंकर था और इन आक्रमणों से मुगलों की जो रक्षा पक्ति है वो छिन्न भिन्न हो गई। यानी कि इस आक्रमण ने मुगलों को जो है पूरी तरह से हिला दिया। अच्छे मुगल योद्धा युद्ध भूमि से 15-20 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान बचाने को विवश हो गए। मुगलों की सैनिक संख्या मित्रों प्रताप से तिगुनी थी। फिर भी जो है इस आक्रमण के दौरान मुगल सैनिक जो है पुनः व्यवस्थित होने में बहुत समय लगाते हैं। प्रताप जो है खुले मैदान से हटकर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ युद्ध को मोड़ना चाहता है, लेकिन मैदान से हटते ही प्रताप की जो सेना है उसका पीछा करने के लिए राजपूत सक्षम नहीं थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी सेना फंस जाए। उन्हें राजपूतों के भयंकर आक्रमण को देख लिया था। पहाड़ों में फंसकर राजपूतों के आक्रमण का सामना करने की क्षमता अब मुगल सेना में नहीं थी। मित्रों मुगल सेना उधर पहाड़ों में जाने का साहस नहीं कर पाई। मानसिंह भी स्थिति को जानता था कि प्रताप के पहाड़ी और चुने हुए नए स्थान पर युद्ध लड़ने का अर्थ है संपूर्ण मुगल सेना की जान खतरे में डालना। मित्रों अगर मानसिंह चतुराई न करता और प्रताप के जाल में आ जाता तो इस युद्ध में मानसिंह को करारी हार का सामना करना पड़ता और जन धन की हानि जो है वो उठानी पड़ती। प्रताप का पलड़ा इस युद्ध में भारी रहा क्योंकि सभी जो परिस्थितियां थी उनको देखे तो स्पष्ट होता है कि प्रताप इस युद्ध में हारा नहीं, क्योंकि परिस्थितियां जो थी वो प्रताप के पक्ष में रही। अगर प्रताप हारा होता तो मुगल संघर्ष में प्रताप के अनुयायी ही उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध से 50 वर्ष पहले जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई तो सांगा बाबर से लड़ने के लिए चंदेरी की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसके ही सामंतों ने उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ने की बजाय सांगा को विष देकर उसके जीवन को समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के 40 वर्ष बाद प्रताप के उत्तराधिकारी जिसका नाम था अमर सिंह ने मित्रों लंबे समय तक मुगल और राजपूत संघर्ष को चलाए रखा और 1615 में अपने पुत्र के आग्रह पर मुगलों से संधि कर ली। यह संधि मेवाड़ के लिए पूर्ण सम्मानजनक थी। फिर भी समझौता कर लेने से अमर सिंह को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने अपना शेष जीवन महलों में ही बिता दिया। वह एक बार भी महलों से बाहर नहीं आया।
तो मित्रों ये थी प्रताप और उसके उत्तराधिकारियों की स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा। उसने राज्य कार्य को अमर सिंह ने राज्य कार्य को आत्मग्लानि के कारण अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जो है महलों में बंद होकर अपनी पूरा जीवन जो महलों में ही बिता दिया। प्रताप का शासक बनने के बाद मित्रों ये पहला युद्ध था। हल्दीघाटी का युद्ध जो है प्रताप के जीवन का पहला युद्ध था, जिसमें हार जाने पर किसी भी स्थिति में उसका नेतृत्व जो है मेवाड़ सामंतों द्वारा नहीं स्वीकारा जाता। बदायूं ने भी कहता है कि इस युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा। तो मित्रों प्रताप की हार का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बदायूं ने जब युद्ध के समाचार को लेकर अकबर के पास जाता है तो तब मार्ग में मुगल विजय के बारे में बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि अकबर ने भी मानसिंह के द्वारा भेजे गए संदेश पर विश्वास नहीं किया। अतः महमूद खां एक मुगल अधिकारी को युद्ध के मैदान में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। मित्रों इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो इस युद्ध का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि गत शताब्दी से चले आ रहे राजस्थान मुगल संघर्ष में पहली बार मुगल मेवाड़ को हरा ना सका। यानी कि मेवाड़ जो है मुगलों से हारा नहीं। मुगलों की निरंतर विजय से उनके अजय होने का जो भ्रम भारतीय राजनीतिक क्षितिज में व्याप्त था, इस युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। किसी भी परिस्थिति में मित्रों मुगल जो है मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इस युद्ध ने ये बात सिद्ध कर दी। कतिपय इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की हार बताई है और युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात कही है, लेकिन पार्शियन इतिहासकार बदायूं ने जो स्वयं युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित था, उसकी पुस्तक के आलोचनात्मक अध्ययन से जो ये कथन है इतिहासकारों का, ये निर्मूल सिद्ध होता है। मित्रों राज प्रशस्ति इसके साथ साथ राजस्थान में राज प्रकाश नामक ये जो प्रशस्तियां हैं इनमें, और इसके साथ साथ मित्रों सूरखंड शिलालेख और जगदीश मंदिर की जो प्रशस्ति है, इसमें स्पष्ट रूप से हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप को विजयी बताया गया है। मित्रों इन प्रशस्तियों में जो भी कथन लिखे होते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। इस बात की संभावना रहती है कि इन साधनों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है, परंतु हार को विजय में परिणित कर देना इतनी अतिशयोक्ति भी इन प्रशस्तियों में नहीं हो सकती। किसी भी राजस्थानी स्रोत में पूर्ण राज्य को विजय में बदलने का उदाहरण नहीं मिलता। जैसे कि खानवा की हार को किसी ने तो जीत नहीं कहा, किसी भी प्रशस्ति में जीत नहीं कहा गया और न ही अनिर्णायक युद्ध माना गया। लेकिन इसके साथ मित्रों अगर हम हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में प्रताप की विजय को इन प्रशस्तियों में स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है। एक और उदाहरण की बात करें तो मित्रों 1568 में अकबर के चित्तौड़ पर जो अधिकार था उसको भी इन प्रशस्तियों में नकारा नहीं गया है। तो प्रताप की विजय मित्रों इन प्रशस्तियों में झूठी कैसे हो सकती है? अतः यह दोष उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माता तथा उत्कीर्णकर्ताओं पर नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने इसमें प्रताप की विजय का उल्लेख किया है जो झूठा है। अगर मुगल विजयी होते तो मानसिंह व आसफ खां को पारितोषिक मिलता, यानी कि उनको इनाम मिलता। इसके विपरीत उनकी मुगल दरबार में जो उपस्थिति थी वो बंद कर दी गई। यद्यपि यह आज्ञा कुछ समय पश्चात वापस ले ली गई, परंतु यह तो इस बात से सिद्ध होता है कि युद्ध का संचालन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। यानी कि मुगल सेना जो थी प्रताप को बंदी नहीं बना सकी और प्रताप से अधीनता स्वीकार भी नहीं करा सकी। कई इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी मानते हैं। हम जान रहे थे हल्दीघाटी के युद्ध के परिणामों के बारे में, और मित्रों इस युद्ध का परिणाम जो था असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा था। इस असमंजस की स्थिति में भी बहुत कुछ जो
परिस्थितियां थी मित्रों प्रताप के हित में लग रही थी, प्रताप के पक्ष में लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम और आगे बढ़े और सटीकता से इस युद्ध का विश्लेषण करें, इस युद्ध के परिणामों को जाने, तो इस युद्ध का एक अन्य परिणाम यह भी रहा कि इससे एक और प्रताप का स्वयं का जो आत्मविश्वास था वो बढ़ गया, तथा दूसरी ओर उसके नेतृत्व की जनमानस में जो विश्वास था वो भी बढ़ गया कि प्रताप जैसा नेता अगर हमारे साथ हो तो हम मुगलों की जो अधीनता है उससे दूर बाहर निकल सकते हैं। मित्रों जनमानस में आस्था बढ़ी प्रताप के प्रति। खानवा के युद्ध के पश्चात मित्रों भारत में ऐसी स्थिति हो गई थी, भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो गया था। यानी कि ऐसा कोई भी शासक नहीं था भारत में प्रताप से पहले, खानवा के युद्ध के बाद, कि वो जो मुगल आक्रमणकारियों से या विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को बचा सके। अब इस रिक्तता की जो पूर्ति थी मित्रों वो प्रताप के द्वारा हो सकती थी। इस तरह का जो विश्वास है भारत की जनता में बन गया। इसलिए राजस्थान में छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की आकांक्षा में मित्रों प्रताप का नेतृत्व स्वीकार किया, प्रताप के साथ संधि की। छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो मित्रों इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, सिरोही, जालोर, बूंदी आदि जो छोटे छोटे राज्य थे सभी ने प्रताप के साथ संधि संबंध स्थापित किए। मित्रों संधि संबंध स्थापित करने का, आगे बढ़ के प्रताप का नेतृत्व स्वीकार करना, ये सब बातें इस तथ्य को सिद्ध करती है कि प्रताप जो थे उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में एक प्रतिमान स्थापित किया था। मित्रों अकबर प्रताप के एक संगठन को तोड़ता तो प्रताप जो थे दूसरा संगठन खड़ा कर देते। इसी तरह वे राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को जोड़ना चाहते थे। वे इस युद्ध के बाद कभी भी इस संघर्ष में, मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष था मित्रों, इसमें कभी अकेले नहीं रहे। अगर मुगल ईडर का जो राजा था जिसका नाम था नारायण दास के साथ प्रताप की संधि को तोड़ते मुगल, तो मुगल जो सेनाएं थी ईडर के नारायण दास को प्रताप से अलग करती, तो प्रताप जालोर के ताज खां अर्थात जोधपुर के चंद्रसेन के साथ अपना संगठन बना लेते। इस तरह मित्रों प्रताप की नेतृत्व में राजपूत राजाओं का विश्वास बढ़ा। सभी राजपूत राजा जो थे राजस्थान के वो प्रताप के साथ संधि करने को आतुर हुए। मुगल सेनाएं जहां भी प्रताप के विरुद्ध मोर्चा बनाती तो सिरोही जो था वो प्रताप के साथ मुगल विरोधी अभियान के लिए तैयार मिलता। इस तरह मित्रों डूंगरपुर बांसवाड़ा बराबर प्रताप की जो सैनिक सहायता थे वो कर रहे थे और प्रताप के साथ सैनिक संधि में बंधे हुए थे। मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध का राजनीतिक ही नहीं अपितु युद्ध की नीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रताप की जो युद्ध की जो नीति थी वो भी हल्दी घाटी के युद्ध से प्रेरणा लेकर बदल गई। अब प्रताप ने मुगल आक्रमणों का सामना करने के लिए त्रिसूत्रीय युद्ध नीति अपनाई। तो मित्रों ये त्रिसूत्रीय युद्ध नीति क्या थी, इसके 3 सूत्र क्या थे? तो पहला था जनमानस का विशाल पैमाने पर सहयोग। प्रताप ने जनमानस के अंदर यानी कि राजस्थान की जो जनता थी, मेवाड़ की जो जनता थी, उसमें स्वतंत्रता की अलग जगाई, उन्हें स्वतंत्रता का महत्व बनाया और मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष में राजपूत राजाओं के साथ साथ जनमानस को भी जोड़ा। जो साधारण प्रजा थी उसको भी अपने साथ जोड़कर इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। ये था इस युद्ध नीति का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र था मित्र राज्यों की सेना से अपने अपने स्थानों पर मुगल विरोधी अभियान कराना, यानी कि मुगलों के विरोध में उन्हें भी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। किसको? मित्रों मित्र राजाओं को केवल। और तीसरा जो सूत्र मित्रों इसका सामने आता है ये था, दूसरा जो था मित्र राजाओं को मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा जो त्रिसूत्रीय युद्ध प्रणाली थी इसका तीसरा सूत्र था कि केवल छापा मार युद्ध पद्धति का प्रयोग करना। मित्रों केवल छापा मार युद्ध पद्धति का प्रताप ने उपयोग क्यों किया मुगलों के खिलाफ? क्योंकि मित्रों मुगल सेना जो थी वो संख्या में भारी थी, बहुत अधिक थी और सामने आकर मुगलों की सेना का सामना करना अपने जीवन को खतरे में डालना था प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन छापामार युद्ध पद्धति में मित्रों शत्रु पर छुपकर आक्रमण किया जाता है, जिसमें शत्रु पर प्रबल आहत कर शत्रु को एक ही वार में आहत किया जा सकता है। और मित्रों सुरक्षा की दृष्टि से भी ये छापामार युद्ध पद्धति जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। छापामार युद्ध पद्धति अपनाकर प्रताप ने हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना को चारों खाने चित्त कर दिया। इसलिए इसका जो तीसरा सूत्र था, प्रताप की युद्ध नीति का जो तीसरा सूत्र था वो था केवल छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाना। मित्रों
बात करें कि स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अथवा राज्य के सैनिकों तक ही सीमित नहीं रखा। प्रताप ने इस युद्ध के बाद समस्त जनमानस को भी इस उच्च आदर्श के लिए प्रेरित किया, यानी कि स्वतंत्रता जो था वो प्रताप का उच्च आदर्श था। इसी उच्च आदर्श को उसने राजस्थान की जन जन में प्रिय बनाया। प्रत्येक जो प्रजा का या राजस्थान का जो प्रत्येक व्यक्ति था वो अब स्वतंत्रता के महत्व को समझने लगा था। प्रताप की प्रेरणा से ही राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सैनिक बन गया। और यह भी बहुत आश्चर्यजनक है कि मुगलों के इतने प्रलोभन दिए जाने के बाद भी अकबर संघर्ष में एक भी व्यक्ति ने प्रताप का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो प्रताप के सामंत हो या प्रताप की जो राज्य था मेवाड़ उसका कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, सभी ने प्रताप के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखी। मित्रों, छापामार प्रणाली को इतना प्रभावशाली ढंग से अपनाया गया कि प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध भी नहीं हारा और मुगल मेवाड़ संघर्ष में भी वह अंत तक विजयी रहा। यानी कि ऐसा इस युद्ध में या इस संघर्ष में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ जहां प्रताप की हार हुई हो। तो मित्रों, हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की हार का प्रताप की हार का वहम बना लेना या एक भ्रम पैदा कर लेना इतिहासकारों की विचार के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की हार नहीं हुई थी। गोगुंदा में मुगल सेना की मित्रों दुर्दशा कैसी हुई, तो आइए जानते हैं कि मुगल सेना हल्दीघाटी के युद्ध के बाद गोगुंदा में अपना पड़ाव डालती है, परंतु प्रताप ने क्या किया कि सुरक्षा और रसद सामग्री की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि मुगल सेना जो है वो प्रताप गोगुंदा में पड़ाव डालने के बाद बंदियों की तरह वहां पड़ी रही। प्रताप ने पहाड़ी जो प्रदेश थे उनमें पूरी नाकाबंदी कर दी और मुगलों के रसद का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब रसद का मार्ग अवरुद्ध हो गया तो सैनिक खाद्य पदार्थ के अभाव में भूख से व्याकुल हो गए। मुगल पड़ाव की भयावह स्थिति का वर्णन बदायूनी के विवरण से भी स्पष्ट होता है। मित्रों, इतिहासकार बदायूनी इस वक्त इस परिस्थिति में यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है कि मुगल जो सैनिक थे वो भूख से तड़पने लगे गोगुंदा में, और गोगुंदा की गलियों में उन्होंने बड़े बड़े अवधान खड़े कर दिए। किससे भयभीत हो गए थे वो? महाराणा के आकस्मिक आक्रमण का उनको भय था कि कहीं महाराणा प्रताप के जो सैनिक है वो उन पर आकस्मिक आक्रमण नहीं कर दे। इसलिए मुगल अमीर जो थे उन्होंने गोगुंदा की गलियों में बड़े बड़े अवधान खड़े कर दिए। नगर के चारों ओर उन्होंने एक खाई खुदवा दी और इतनी ऊंची दीवार बनवा दी कि कोई भी प्रताप की सेना का सवार उसको लांघ ना सके। तो ये क्या था मित्रों? महाराणा प्रताप के प्रचंड आक्रमणों का प्रभाव था जो उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना पर किए थे। मित्रों, मुगल सेना जो है वो खाद्य सामग्री नहीं प्राप्त होने से, खाद्य सामग्री के अभाव में उनके लिए, मुगल सैनिकों के लिए एक विकट समस्या वहां पैदा हो गई। मेवाड़ी सेना के आक्रमण के भय से खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए जो मुगल सैनिक थे वो गोगुंदा से बाहर जाने को साहस नहीं कर सके और उनको अपने ही जानवरों का जो मांस था वो खाना पड़ा। मित्रों, इस क्षेत्र में आम जो है वो बहुतायत मिलते हैं, विशेष प्रकार के आम मिलते हैं और अपने जानवरों का मांस और उस क्षेत्र में मिलने वाले आम को खाकर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। मित्रों, इन सब परिस्थितियों का मुगल सैनिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, उनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे बीमार हो गए और 3 माह के अंदर अंदर उन्हें गोगुंदा जो है वो छोड़ना पड़ा, यहाँ उनको पड़ाव हटाना पड़ा यहाँ से। मित्रों, इसके बाद क्या होता है तो जानते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने कौन कौन से प्रयास किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के। तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि अकबर ने बाद तक, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद तक भी इतने प्रयास किए महाराणा को अधीन करने के। तो कोई विशेष ही बात थी, महाराणा को अधीन क्यों करना चाहता था अकबर? तो मित्रों, जानते हैं पहले कि कौन कौन से प्रयास अकबर द्वारा किए गए। मित्रों, मुगल सेना जब गोगुंदा से लौटती है तो अकबर 1576 में स्वयं मेवाड़ आकर और
मेवाड़ की जो परिस्थितियां हैं उनको देखता है, लेकिन फिर भी वह प्रयास करता है महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का, लेकिन वे खाली हाथ लौटता है। यानी कि अकबर को स्वयं को भी इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। उसकी जाते ही प्रताप जो है मेवाड़ के जो समतल प्रदेश है उन पर वापिस अधिकार कर लेता है। अकबर को जब इस बात का पता चलता है तो अकबर अपने एक बहुत ही जांबाज सैनिक जिसका नाम होता है शहबाज खान, मित्रों इस शहबाज खान को प्रताप का सामना करने के लिए 1577 अक्टूबर 1577 में मेवाड़ भेजता है सेना देकर, लेकिन शहबाज खां को सफलता नहीं मिलती। यद्यपि शहबाज खां इस आक्रमण में मित्रों कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। ये कुंभलगढ़ पर तो अधिकार कर लेता है, लेकिन प्रताप को बंदी नहीं बना पाता। मित्रों शहबाज का फिर दोबारा आता है दिसंबर 1578 में शहबाज खां दोबारा आता है तथा नवंबर 1579 में तीसरी बार मेवाड़ में आता है, परंतु तीनों ही प्रयासों में प्रताप की छापामार युद्ध नीति से इसकी जो सेना है शहबाज खान की वो इतनी परेशान हो जाती है कि यह अपने अभियान में पूरी तरह असफल हो जाता है। असफल होकर मित्रों ये वापिस लौट जाता है। 1580 ईस्वी में मित्रों अकबर द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर का पुत्र था मित्रों, इसके नेतृत्व में मुगल सेना भेजी जाती है अकबर के द्वारा, और परंतु प्रताप का जो पुत्र जिसका नाम होता है अमर सिंह, मित्रों अमर सिंह का युद्ध होता है इस टाइम अब्दुल रहीम खाना के साथ। और अमर सिंह के अचानक आक्रमण करने से खाना के हरम जो था वो भी अमर सिंह के अधिकार में आ जाता है, परंतु प्रताप के आदेश से मुगल स्त्रियों को ससम्मान फिर से खाना के पास भेज दिया जाता है। यहाँ से हमें पता चलती है मित्रों प्रताप जो थे एक सहिष्णु शासक होने के साथ साथ एक वीर प्रतापी सैनिक होने के साथ साथ स्त्रियों का सम्मान करने वाले शासक भी थे, जिन्होंने दुश्मन की जो हरम था उसको भी अपने अधिकार में लेने के बाद वापस उसको ससम्मान मित्रों अपने दुश्मन को सौंप दिया। इस विजय ने मित्रों जब प्रताप के आदेश से मुगल स्त्रियों को ससम्मान खाना के पास भेज दिया जाता है, तो इस विजय ने प्रताप की कीर्ति को चारों ओर प्रकाशित किया। प्रताप की जो कीर्ति थी वो चारों तरफ फैल गई और प्रताप को अब मुगलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की प्रेरणा मिली। अब जानते हैं मित्रों कि इसके बाद परिस्थितियां बनती है दिवेर के युद्ध की। मित्रों दिवेर का युद्ध इतिहास का प्रमुख युद्ध माना जाता है, जो प्रताप की विजय का डंका पूरे भारत में, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में बजाता है। इस बीच कुंभलगढ़ छोड़ने के बाद प्रताप ने अपनी सैनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी, यानी कि अभी भी प्रताप का जो संघर्ष था वो मुगलों के खिलाफ जारी था। प्रताप जो थे वो मुगलों से अपने राज्य को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। उन्होंने अपना केंद्र गोगुंदा से उत्तर पश्चिम 16 किमी दूर, उत्तर पश्चिम में गोगुंदा से 16 किमी दूर ढोलगांव को बनाया। किसको बनाया? ढोलगांव। मित्रों ढोलगांव से उन्होंने अपनी सैनिक जो संचालन था वो किया। सभी अकबर को अन्य क्षेत्र में व्यस्त पाकर प्रताप ने अपना सैनिक अभियान पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मुगल थानों और चौकियों पर आक्रमण कर और उन्हें अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। मित्रों मेवाड़ में मुगलों की जितनी भी चौकियां थी, जितने भी स्थानों पर मुगलों ने अधिकार कर रखा था, उन सभी को स्वतंत्र करवाना मेवाड़ प्रताप ने अपना पहला उद्देश्य समझा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वप्रथम जो अपना आक्रमण था या अपना अधिकार जो है वो दिवेर पर जमाने का प्रयास किया। दिवेर मित्रों कुंभलगढ़ से 40 किमी दूर था। सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये जो स्थान था बहुत ही महत्व का था। 1582 में मित्रों विजयदशमी के आसपास, यानी कि दशहरे के आसपास विजयदशमी का त्योहार मित्रों, जिस दिन मित्रों माना जाता है विजयदशमी, यानी कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। एक बुराई रूपी रावण को जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है और इसी विजयदशमी के त्योहार के दिन सन 1582 में प्रताप ने दिवेर पर जबरदस्त आक्रमण किया। मित्रों युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने भी अपना अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस बात का हमें पता कैसे चलता है? अमर काव्य से।
राजस्थानी साहित्य अमर काव्य हमें ये बताता है कि इस युद्ध में दिवेर के थाने का मुखिया जिसका नाम था सुल्तान खान। मित्रों, ये सुल्तान खान कौन था? ये सुल्तान खान था अकबर का काका। इस सुल्तान खान को दिवेर के थाने का मुखिया बनाया गया और इस सुल्तान खान पर अमर सिंह ने भाले पर एक ही बार में ऐसा वार किया कि एक बार में ही सुल्तान खान व उसका घोड़ा दोनों मारे गए और उसके तोप व बख्तर जो थे वो भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। इतना जो घातक प्रहार है वो किया गया अमर सिंह द्वारा। इस अप्रत्याशित आक्रमण तथा युद्ध में मेवाड़ की शानदार सफलता के कारण जो शेष मुगल सेनाएं थी वो भी भाग खड़ी हुई। तो मित्रों, ये था प्रताप की वीरता और शौर्य का मित्रों डंका जिसने मुगल सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। प्रताप ने उनका आमेर तक पीछा किया। मुगल सेना जो दिवेर से भागी थी उसका आमेर तक पीछा किया। दिवेर की विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई और मुगल सैनिक अपने शेष जो थानों पर मुगल सैनिक तैनात थे वो स्वयं जो है थाने खाली करके भागने लगे। जहां पर मुगलों का अधिकार था मेवाड़ में, वहां से मुगल सैनिक जो स्वयं ही मुगल चौकियां खाली करके भागने लगे। वास्तव में प्रताप के भावी जीवन के बहुत बड़े विजय अभियान का ये शुभारंभ सिद्ध हुआ। दिवेर की जो विजय थी महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी विजय थी। हल्दीघाटी के युद्ध को हम अनिर्णायक कह सकते हैं, लेकिन मित्रों दिवेर की जो विजय है वो महाराणा प्रताप के उत्साह में और भी वृद्धि करती है और दिवेर के युद्ध का जो परिणाम है वो भी सकारात्मक था महाराणा प्रताप के लिए। कैसे? तो मित्रों जानते हैं। दिवेर के युद्ध में प्रताप को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और मेवाड़ के जो सैनिक थे वो और जो मेवाड़ की जो जन सामान्य था, जन साधारण था, उसमें भी नए उत्साह का संचार हुआ। दूसरी ओर जो मुगल थानों पर स्थित मुगल सैनिक थे मित्रों, मुगल सैनिकों के अंदर प्रताप की सेना का भय बैठ गया और वो क्या थे, अब उनका मनोबल जो है वो गिरने लगा उसी अनुपात में जिस अनुपात में प्रताप के सैनिकों का मनोबल बढ़ रहा था। इस युद्ध ने मित्रों प्रताप की रणनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? अब तक जो प्रताप ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी युद्ध के लिए, अब वो नीति क्या हो गई? आक्रामक नीति हो गई, परिवर्तन हो गया। इसके बाद प्रताप को मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अब मेवाड़ मुगल के अधीन क्षेत्र को मुक्त कराने में प्रताप को निरंतर सफलता प्राप्त हो रही थी। मित्रों, राजस्थान के इतिहास के पिता जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है तथा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। अब मित्रों जानते हैं कि प्रताप का मुक्ति अभियान, मित्रों मुक्ति अभियान क्या था? तो ये इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि प्रताप द्वारा मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आए हुए मेवाड़ के को मुगलों से स्वतंत्र करवाना, यही था प्रताप का मुक्ति अभियान। कैसे शुरुआत करते हैं प्रताप इसकी? यद्यपि यह तो शुरू से ही चल रहा था, लेकिन दिवेर की विजय के पश्चात प्रताप जो है वो कुंभलगढ़ पहुंचा। वहीं पर मित्रों जब कुंभलगढ़ पर भी दिवेर की विजय के बाद प्रताप का आसानी से अधिकार हो गया। अब वह जावर की ओर बढ़ा और इसको अधिकार करने के बाद प्रताप कहाँ पहुंचते हैं? चावंड पहुंचते हैं। मित्रों डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर भी प्रताप का आसानी से अधिकार हो जाता है। उन्हें भी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप बाध्य करते हैं। अब क्या है, अकबर जो है मित्रों वो सक्रिय हो जाता है और प्रताप को फिर से अधीन लाने की कोशिश करता है। इसी प्रयास में मित्रों अकबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अपना आखिरी अभियान भेजता है और जिसमें नेतृत्व होता है जगन्नाथ कछवाहा को। इस बार अकबर किसको भेजता है? जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ भेजता है, परंतु उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। वह प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद प्रताप को अपना शेष जीवन 12 वर्ष तक मित्रों
मुगलों के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि अपने जीवन के 12 वर्ष जो थे वो प्रताप मुगल आक्रमणों का सामना नहीं करते। इस 12 वर्ष में 12 वर्ष जो है उनके शांति से व्यतीत होते हैं। इस अवधि में मित्रों एक एक करके मांडलगढ़ व चित्तौड़ दुर्ग यानी कि 2 स्थानों को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर प्रताप का अधिकार हो जाता है। मित्रों इसी समय प्रताप जो है अपनी नई राजधानी किसको बनाते हैं? चावंड। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रताप द्वारा अपने अंतिम दिनों में राजधानी किसको बनाया गया? तो चावंड को नई राजधानी बनाया गया। राज्य की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था उन्होंने चावंड से सुचारू रूप से चलाई। इसी काल में जो शांति का काल था, 12 वर्ष, साहित्य और कला की दृष्टि से भी मेवाड़ में आशातीत प्रगति हुई। चावंड में ही प्रताप का मित्रों 19 जनवरी 1597 को उनका मृत्यु हो जाती है। इसी दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। इस प्रकार मित्रों लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीति के मंच पर महत्वपूर्ण भाग लेकर प्रताप एक ऐसी वीर गाथा का निर्माण कर जाते हैं जो देश व काल के लिए स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती है। यो प्रताप को एक राष्ट्र नायक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मित्रों वह भारतीय संस्कृति व परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रतीक माने जाते हैं। मित्रों उनका त्याग, बलिदान व सहिष्णुता आदि आदर्शों के लिए और इसके साथ साथ शासक व शासित के बीच सौहार्द व घनिष्ठतापूर्ण संबंध, इसके साथ साथ मित्रों उनके गुणों का जितना बखान किया जाए उतना कम है। मित्रों उनके अंदर घनिष्ठतापूर्ण संबंध बनाने की, नेतृत्व का गुण, नैतिकता, नीतिज्ञता एवं संयम का जो गुण था, उसके कारण उन्हें राष्ट्रीयता का नायक भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। अवस्था, विकास व संगठन का आलोक स्तंभ प्रताप निश्चित ही वर्तमान में अनुकरणीय है। मित्रों महाराणा प्रताप जो है भारतीय जनमानस में हमेशा ही शौर्य तथा वीरता के प्रतीक रहेंगे, भारतीय जनमानस में हमेशा ही अनुकरणीय रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।